हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। उसमें पढ़ चुके हैं हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ चुके हैं पूर्व भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग। उसको छायावाद बोलते थे। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग और उसमें आएंगे प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। तो अब हम पढ़ेंगे शुक्लोत्तर युग, जिसमें पहला है प्रगतिवादी युग। दोस्तों, प्रगतिवादी युग की जो समय अवधि है 1936 या 1938 से लेकर के 1943 ईस्वी है। इसके जो मेन कवि हैं वो निराला है, पंत हैं, नरेंद्र शर्मा है, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, नागार्जुन हैं, रांगेर राघव हैं और शिवमंगल सिंह सुमन हैं। दोस्तों, निराला और पंत जी हमने इनके बारे में पढ़ा है छायावादी में, और पंत जी की जो प्रगतिवादी रचनाएं थी उनमें कौन कौन सी युगांत, युगवाणी और ग्राम्य हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में पहले पढ़ा है। अब नरेंद्र शर्मा की रचना क्या है? तो नरेंद्र शर्मा जी की रचना पलाश वन और कर्णफूल है। क्या है? पलाश वन और कर्णफूल है। फिर दिनकर जी के बारे में डिटेल में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं। दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो रचना है वो नींद के बादल है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? केदारनाथ में जो केदारनाथ धाम है, कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले वहाँ पर एक आपदा आई थी जिसमें बादल फट गया था और लोग वहाँ जो सो रहे थे, उसी बादल के फटने से बारिश नीचे हुई और लोग बह गए उसी नींद में। तो क्या हो गया? नींद के बादल किससे संबंधित है? केदारनाथ से। वहाँ पर फूलों की चिच्चे सब घाटियाँ हैं, पर्वत हैं, तो वहाँ फूल नहीं क्या बोलते हैं? रंग बोलते हैं। इसलिए नींद के बादल फूल नहीं रंग बोलते हैं। किसकी हो जाएगी? केदारनाथ अग्रवाल की हो जाएगी। अब क्या आ गया? नागार्जुन। नागार्जुन से याद रखेंगे, जब अर्जुन लोग वनवास गए तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? नाग देखा, और देख करके उनकी आंखें पथरा गई, जो प्यासी थी, तो प्यासी पथराई आंखें। फिर पानी की तलाश में गए धारा के पास, तो हो जाएगा युग धारा। कैसे? और वहाँ दिखाई दी सतरंगे पंखों वाली तितली, तो क्या हो जाएगा? सतरंगे पंखों वाली प्यासी पतराई आंखें और युग धारा हो जाएगा। अब आ गए रांगेर राघव। रांगेर राघव की रचना दोस्तों है पांचाली, हिल्लोल और राग के दीपक। तो रांगेर राघव जो है पांचाली के साथ में हिलते हुए, तो हिल्लोल हो जाएगा। क्या ले गए? राग के दीपक ले गए। तो पांचाली, हिल्लोल और राग के दीपक। फिर शिवमंगल सिंह सुमन जी, इनकी रचना याद कर लेंगे, जीवन के गान और प्रलय सर्जन। कैसे याद रखेंगे शिवमंगल सिंह सुमन? तो अगर जीवन में मंगल करना है तो यानी जीवन को गान के साथ जिए, गाते रहिए, और तब प्रलय का आपका सर्जन हो जाएगा। तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है जीवन के गान और प्रलय सर्जन। अब ये हो गया प्रगतिवादी, इतना ही इसमें पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रयोगवादी, और इसमें अभी प्रगतिवादी में कौन कौन बचे दोस्तों? प्रगतिवादी में अभी दिनकर जी की रचना रहेगी, तो उसको भी पढ़ लिया जाए। तो अब पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनके जीवन में दो दो नायिकाएं आती हैं, एक उर्वशी और दूसरी रेणुका। तो ये उर्वशी को पसंद करते हैं, और उर्वशी के जो फ्रेंड है वो कौन है? रेणुका है। तो ये रेणुका रामधारी सिंह दिनकर को लाइक करती हैं। होता क्या है? रामधारी सिंह दिनकर उजली आग में, चंद्रमा के प्रकाश में संस्कृत के पढ़ लेते हैं 4 अध्याय। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय पढ़ लेते हैं, और रेती के फूल लेकर, जिसका नाम है नील कुसुम, पहुँच जाते हैं कहाँ? वट पीपल पर। कहाँ पहुँच जाएंगे? वट पीपल के पास में। उर्वशी का इंतजार करेंगे। तो उजली आग में संस्कृत के 4 अध्याय पढ़े, रेती के फूल लेकर, जिसका नाम नील कुसुम है, वट पीपल के पास पहुँच गए और वहाँ पर इसका इंतजार कर रहे हैं उर्वशी का। उतने में ये रेणुका को बता देती है कि हमारी शादी रामधारी सिंह दिनकर से होने वाली। तो रेणुका कहती है उन्हीं से तो हमारी शादी होने वाली। तो ये दोनों लोग कहते हैं कि ये तो फिर ब्लैकमेलिंग हो गया। दोनों लोग लेके तलवार उनको कहेंगे चलो देखते हैं, जिससे ना करते हैं तो हम उनका कत्ल कर देंगे। तो ये लोग, रेणुका जो है इंतज़ार करती है अपने एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम परशुराम है। तो परशुराम की क्या करती है? प्रतीक्षा। लेकिन वो नहीं आते हैं, तो वो रश्मि का रथ लेकर, रश्मि रथी लेकर पहुंच जाती युद्ध लड़ने। कहाँ? कुरुक्षेत्र। क्या करते हुए? हुंकार भरते हुए। भीषण युद्ध होता है, रामधारी सिंह दिनकर काफ़ी घायल हो जाते हैं और फिर अंत में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से जो दोनों नारियां हैं वो क्या रह गई? अधूरी रह गई। कैसा नारीश्वर? अर्धनारीश्वर। और ये कहानी सुनाई किसने? रसवंती ने। और ये सुनकर के इतिहास के क्या निकल आए? आंसू। तो इतिहास के आंसू। तो क्या हो गया दोस्तों? उर्वशी, रेणुका, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय, रेती के फूल, नील कुसुम, वट पीपल
परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार, अर्धनारीश्वर, रसवंती और इतिहास के आंसू सारी रचनाएं किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की। नोट करके क्या लिखा है कि जो अर्धनारीश्वर रचना है यह उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का, जबकि अर्धनारीश्वर जो निबंध है वह है किसका? दिनकर जी की रचना है। तो ये हो गया प्रगतिवादी। अब हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग, इसकी समय अवधि है 1943 से 1950। अब इनके प्रमुख जो कवि हैं या जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो इस प्रयोगवादी के जो प्रवर्तक हैं वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। और कभी कभी इनका पूरा नाम भी पूछता कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या। और अज्ञेय जी ने ही तार सप्तक का क्या किया? संपादन किया था। तो इनके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, गजानंद माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र और धर्मवीर भारती। गिरजा कुमार माथुर इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं, वो भी पढ़ेंगे, और धर्मवीर भारती की, इन दोनों लोगों की हमको एक एक ही रचना पढ़नी है। जो गिरजा कुमार माथुर है, तो अगर देखा जाए तो अगर एक धान का खेत है जिसमें धान गिर गया है, जब उसमें धूप लगेगी तो फिर से धीमे धीमे खड़ा होगा। तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है क्या? धूप के धान, धूप लगने पर धान खड़ा होगा जो गिर चुका था। तो गिरजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धान। जो हाथी होता है उसको गज बोलते हैं, उसकी सूंड नीचे रहती है तो उसको चांद दिखता नहीं है। वो चांद देखेगा तो उसको चांद, उसकी सूंड तिरछा होने की वजह से वो टेढ़ा दिखाई देगा, तो उसको लगता है कि चांद का मुंह क्या है? टेढ़ा है। इसलिए गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना हो जाएगी चांद का मुंह टेढ़ा हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या दिया गया है? भवानी प्रसाद मिश्र। जब भी भवानी लोगों को बलि चढ़ाई जाती थी तो गीत गाया जाता था, तो गीत फरोश, और तब चारों ओर क्या रहता था? सन्नाटा। इसलिए गीत फरोश और सन्नाटा किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र के। धर्मवीर भारती की भी हम रचनाएं पढ़ेंगे। अब पूछा जाता है तार सप्तक का संपादन प्रथम, द्वितीय, तृतीय कब हुआ? तो प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में हुआ, अज्ञेय जी ने किया। द्वितीय तार सप्तक का संपादन 1951 ईस्वी में हुआ, और तृतीय तार सप्तक का संपादन 1962 ईस्वी 1959 ईस्वी में हुआ। अब हम पढ़ेंगे अज्ञेय जी की रचनाओं के बारे में। तो अज्ञेय जी एक दिन अपने आंगन के द्वार पर बैठे थे, तो आंगन के पार द्वार, और बजा रहे थे शंख। कितने? 3। तो कितने शंख? त्रिशंकु, आंगन के पार द्वार। और जिससे देखो उससे पूछा करते थे कि कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, तो जवाब मिलता था कि 78 बार। तो 1978 ईस्वी में कितनी नाव में कितनी बार नामक रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये नाव में बैठकर जाएंगे घूमने, और जब घूमने गए तो इनको नदी में दिखाई दिए शैवाल। कैसे? सुनहरे शैवाल। तो क्या हुआ? 3 शंख बजाए, आंगन के पार द्वार बैठे थे, और जाएंगे कितनी नाव में कितनी बार? तो 78 बार। 1978 देखा वहाँ सुनहरे शैवाल, और फिर नदी से एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। कब? जब वो यात्रा पर गए थे। तो इसकी विधा हो जाएगी दोस्तों क्या? यात्रा वृत्तांत। और जब बूंद उछली तो उसमें आवाज़ आई किसकी? इत्यलम की। क्या हो जाएगा? इत्यलम। तो क्या हो गया? त्रिशंकु, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सुनहरे शैवाल, एक बूंद सहसा उछली, और हो जाएगा क्या? इत्यलम। अब ये जब नदी में पहुँचे, थोड़ा आगे बढ़े, तो ऊपर आसमान की तरफ देखा तो इनको इंद्रधनुष दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? इंद्रधनुष। और जो रूंधा हुआ था, तो इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। अब उस इंद्रधनुष में इनको दिखाई देता है दूत भगवान का, तो क्या हो जाएगा? भग्नदूत। ये उसको देख के डर जाते हैं कि क्या राक्षस है। तो ये पड़ गए किसमें? चिंता में। कौन? लड़के का नाम शेखर है। तो शेखर पड़ गया चिंता में, और वो डर जाता है। कहता है अपने जीवन में कभी भी हम यात्रा पर नहीं आएंगे नदी में, और वो संन्यास ले लेता है इस चीज़ से। संन्यास से दोस्तों विधा हो जाएगी उपन्यास। और वो दौड़ता हुआ फिर वहाँ से जब नदी पार करके आता है, दौड़ कर आता है, थक जाता है, डर गया, और वो हरी घास पर बैठ जाएगी। इतनी देर? क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर। और कहता है अरे यार, ये यात्रा हमको अब याद रहेगी, हम कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। तो अरे यार रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। क्या याद रहेगा? ये यात्रा। तो अरे यायावर रहेगा याद की विधा क्या? यात्रा वृत्तांत है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वो 3 शंख बजा रहे थे, त्रिशंकु, कहाँ बैठकर? आंगन के पार द्वार। और देखा क्या? सुनहरे शैवाल, कितनी नाव में कितनी बार, एक बूंद सहसा उछली, आवाज़ आई इत्यलम।
और इंद्रधनुष देखा तो इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। ऊपर देखा दूत, भगवान का भगदूत, उनको लगा राक्षस से डर गए, चिंता में पड़ गए। और शेखर की कहानी है तो शेखर एक जीवनी ले लेगा, संन्यास, विदा हो जाएगी उपन्यास। और कहाँ बैठेगा जाकर, हरी घास पर क्षण भर, और ये कहेगा अरे यायावर रहेगा याद क्या यात्रा, तो इसकी विधा हो जाएगी यात्रा वृतांत। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, अज्ञेय जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं धर्मवीर भारती जी की रचनाओं के बारे में। तो इनकी रचनाओं की काफ़ी अच्छी ट्रिक है। इनका जो मकान है वो बंद गली का आखिरी मकान है। तो बंद गली का आखिरी मकान, उसमें रहती है एक प्रिया। कौन सी प्रिया, एक प्रिया, कौन सी से, कनुप्रिया। दोस्तों कनुप्रिया इनकी है। और सब प्रियाएं पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। काव्य प्रिया, रसिक प्रिया केशवदास की है, विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की है, जबकि कनुप्रिया जो है वो धर्मवीर भारती की है। तो बंद गली का आखिरी मकान रहती है एक प्रिया, तो कनुप्रिया। उसकी याद में ये जब वो उनको पसंद नहीं करती है तो उसकी याद में फिर ये थोड़ा जो है इनका दिमाग कम काम करने लगता है। तो ये क्या कहेंगे कि हम ये ठंडा लोहा करवा लेंगे और उस पर हम हिमालय बेचेंगे। तो करवा लेते हैं ठंडा लोहा, तो ठंडा लोहा ठीक, और उस पर लाद दिया क्या, हिमालय, तो हो जाएगा ठेले पर हिमालय। पहुंच गए कहाँ, योग बेचने, अंधों के युग में, तो रचना हो जाएगी अंधा युग। वहाँ देखा सब उल्टा हो रहा है काम। यहाँ लोग प्यासे रहते हैं, वहाँ नदी प्यासी थी। तो नदी नाम है धर्मवीर भारती, ये धर्म का काम करेंगे, इसीलिए ये जाते हैं और एक झील से पानी ले आते हैं। कैसी झील से, नीली झील से। एक झील से पानी ले आए एक नदी की प्यास बुझाने के लिए। एक झील एक नदी, इसलिए इसकी विधा हो जाएगी दोस्तों एकांकी। तो नदी प्यासी थी की भी विधा एकांकी, और नीली झील की विधा क्या है, एकांकी है। अब नदी की प्यास बुझाकर इन्होंने गुनाह कर दिया, तो गुनाहों की मांगेंगे माफ़ी, तो हो जाएगा गुनाहों का देवता। और तो कहता है गुनाहों का जो देवता है उनसे माफ़ी मांगना है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, चांद पर। तो चांद पर गाड़ी से जा नहीं सकते, इसीलिए ये ले लेंगे सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा, और पहुंच जाएंगे चांद पर। वहाँ देखा टूटे हुए क्या है, लोग हैं। क्या देखा, टूटे हुए लोग। तो चांद और टूटे हुए लोग, इतना ज़्यादा टूटे पड़े हैं जैसे पूरा पूरा मुर्दों का क्या है, गांव। तो रचना हो जाएगी मुर्दों का गांव। यह देखकर हृदय अत्यंत क्या गया, पसीज गया। तो पसीज से हो जाएगा पश्यंती। एक पढ़े थे भी रसवंती, जो रामधारी सिंह दिनकर की थी। तो बंद गली का आखिरी मकान, रहती है प्रिया कनुप्रिया, करवा लिया ठंडा लोहा और ठेले पर बेचा हिमालय, और पहुंच गए अंधों के युग में अंधा युग। वहाँ देखा नदी प्यासी थी, नीली झील से पानी ले आए, और फिर माफ़ी मांगेंगे गुनाहों के देवता से। सूरज का 7वां घोड़ा ले लेंगे, कहेंगे आज से हम संन्यास ले लेते हैं, कभी भी ये काम नहीं करेंगे। संन्यास से दोस्तों इसकी विधा हो जाएगी उपन्यास। पहुँचेंगे चांद पर, वहाँ देखा टूटे हुए लोग, तो रचना हो जाएगी चांद और टूटे हुए लोग। और वहाँ पूरा पूरा वो क्या, मुर्दों का गाँव है, तो मुर्दों का गांव। देखकर हृदय अत्यंत पसीज गया, रचना हो जाएगी पश्यंती। तो ये सब हो गई धर्मवीर भारती की रचना। इस तरह से दोस्तों आदिकाल से लेकर के नई कविता तक समाप्त होता है। ये तो हमने पढ़ा प्रयोगवादी। नई कविता में भी वही हैं गजानन माधव, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मित्र और धूमिल, सुदामा पांडे, धूमिल, जिनकी एक रचना थी क्या, संसद से सड़क तक। तो वो नई कविता में आएंगी, इसलिए उसको सब नहीं पढ़ेंगे, वो याद रहेंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा हैं जो जिनको हम कहीं से रिलेट नहीं करेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, और इनकी हमको रचनाएं याद रखनी है। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को हालावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो हालावाद के प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। इनकी रचनाएं कैसे याद रखें, एक लड़की थी जिसका नाम है मधुबाला, और एक दिन वो चली जाएगी मधुशाला, और वहाँ पर ले लेगी कलश यानी बोतल, तो शराब की हो जाएगा मधु कलश। तो क्या हो गया, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। फिर वो कहेगी क्या भूलूं क्या याद करूं, लोग कहते नहीं तुम नीड़ का क्या करो, निर्माण करो। रचना हो जाएगा नीड़ का निर्माण, ठीक, नीड़ का निर्माण, फिर नहीं है, नीड़ का निर्माण। तो क्या हुआ, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। अब दोस्तों नोट कर लिखा है जो रस कलश है, रस कलश, रस कलश रचना किसकी थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना थी। और जबकि यहाँ पर क्या दिया गया, मधु कलश जो है वो हरिवंश राय बच्चन की है। अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लोग हरिवंश राय बच्चन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावादी युग के भी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है चित्ररेखा, दीपदान और रेशमी टाई। क्या है, चित्ररेखा, दीपदान और रेशमी टाई। दीपदान और रेशमी टाई ये एकांकी है।
चित्ररेखा याद आया होगा, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जायसी की भी रचना है और चित्ररेखा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के, जबकि चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा की रचना थी। आगे पढ़ते हैं हरिशंकर परसाई जी के बारे में। इनकी काफ़ी अच्छी सी ट्रिक है। तो दोस्तों तब की बात और थी, तब की बात और थी, इनकी रचना है, बड़ी अच्छी सी कहानी है। तो तब की बात और थी, उस समय यानी पुराने समय में पगडंडियों का क्या था, जमाना था। तो तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना था, रस कौन सा नहीं था, निंदा रस नहीं था। ये बात अब किताबों में लिखा जाती कि पुराने समय में ये निंदा रस नहीं होता था। तो लिखने से हो गया दोस्तों निबंध। तो निबंध, निंदा रस की विधा क्या है, निबंध है। तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना था और निंदा रस नहीं था। तो उस समय चलता क्या था, उस समय कहानियाँ चलती थी, जैसे रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी और भूतों की कहानी, इसमें भूत के पाँव क्या होते थे, पीछे। तो क्या हो गया, तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना था, निंदा रस, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पाँव पीछे। जब कोई इंसान भूत देख लेता है तो क्या करता है, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन क्या हो गए हों, फिर गए हों, जैसे उनके दिन फिरे। तो रचना है हंसते हैं रोते हैं, और दूसरी रचना है जैसे उनके दिन फिरे। तो लोग कहेंगे इनको भूत पकड़ रहा है, इनके लिए ताबीज़ बनवाओ सदाचार का। तो रचना हो जाएगी सदाचार का ताबीज़, सदाचार का ताबीज़। जब सदाचार का ताबीज़ बन जाएगा तो दूसरा इंसान आएगा, कहेगा शिकायत मुझे भी है। क्या है, शिकायत मुझे भी है। याद कैसे रखेंगे, जो ताबीज़ होती है उसमें कुछ लिख कर के अंदर कागज़ जो है भर दिया जाता है। तो लिखने का काम हो गया निबंध, और शिकायत जिसको होगी उसको भी ताबीज़ दिया जाएगा, उसमें भी लिखा जाएगा, इसलिए इसकी विधा हो जाएगी क्या दोस्तों, निबंध। फिर से देख लेते हैं, तब की बात और थी, पगडंडियों का ज़माना था, निंदा रस नहीं था, रानी नागफनी की कहानी थी, भूत के पाँव पीछे थे, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज और शिकायत मुझे भी। ये सारी रचनाएं किसकी, हरिशंकर परसाई जी की। अब आगे विष्णु प्रभाकर शर्मा। तो विष्णु जी कैसे हैं, मसीहा हैं, ईश्वर हैं, और इधर उधर घूमते हैं इसलिए आवारा मसीहा। तो विष्णु प्रभाकर शर्मा की रचना क्या है, आवारा मसीहा। ये विष्णु प्रभाकर, ये इनके जीवन का है, आवारा मसीहा। तो ये विधा हो जाएगी दोस्तों क्या, जीवनी। और अर्धनारीश्वर क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर भी विष्णु प्रभाकर शर्मा जी की रचना है। अभी और पढ़े थे अर्धनारीश्वर, दिनकर जी के बारे में पढ़े थे। तो विष्णु शर्मा और एक हैं दूसरे विष्णु शर्मा, उनकी है पंचतंत्र, कहानियाँ सुने होंगे पंचतंत्र की। तो पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा, जबकि आवारा मसीहा और अर्धनारीश्वर के हैं विष्णु प्रभाकर शर्मा। फिर आगे आते हैं दोस्तों मोहन राकेश। तो मोहन राकेश को ऐसे रखेंगे कि मोहन रॉकेट बोलेंगे। तो एक दिन मोहन की जो रॉकेट थी, आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस में फंस गई। तो लोग कहेंगे ऐसा होता नहीं, ये नौटंकी है, इसलिए इन दोनों की विधा दोस्तों क्या हो जाएगी, नाटक। तो मोहन राकेश की रॉकेट एक दिन आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस में फंस गई। आधे अधूरे उस लहरों में निकले थे अंडे के छिलके टूटे फूटे। तो अंडे के छिलके एक दो निकले थे, एकांकी। आधे अधूरे की विधा नाटक। तो आधे अधूरे अंडे के छिलके फिर किसी तरह नाव बजते बजाते आगे बढ़ती गई और जाकर के आखिरी चट्टान पर रुक गई। इस तरह से यात्रा का अंत हो गया। डेट मीन्स आखिरी चट्टान की जो विधा है वो हो जाएगी क्या, यात्रा वृतांत। तो क्या हो गया, आषाढ़ के एक दिन लहरों के राजहंस में आधे अधूरे अंडे के छिलके में उनकी नाव जाकर आखिरी चट्टान पर रुक गई। तो हो जाएगा आखिरी चट्टान, अंडे के छिलके, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस की रचना हो जाएगी। अगले हैं भगवत शरण उपाध्याय। भगवत शरण उपाध्याय, तो इनके वहाँ एक आम था, कैसा, ठूठा आम था। एक दिन एक कत्ल हो जाता है तो उस आम के पास, ठूठे आम के पास, तो खून के जो छींटे थे वो कहाँ जाते हैं, मंदिर और भवन पर। कहाँ जाते हैं, मंदिर और भवन पर छींटे पड़े रहते हैं। और इस बात का इतिहास क्या है, साक्षी है। इतिहास साक्षी है, और इतिहास के पन्ने पर भी इनकी रचना है। तो ठूठा आम, खून के छींटे, मंदिर और भवन, इतिहास क्या है, साक्षी है। ये रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। आगे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो है राष्ट्रपति थे प्रथम। इन्होंने भारतीय शिक्षा प्राप्त की। भारतीय शिक्षा में क्या, भारतीय संस्कृत। तो भारतीय शिक्षा प्राप्त की और उसमें क्या, शिक्षा और संस्कृत। तो रचना हो गई भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृत, शिक्षा और संस्कृत। फिर गांधी जी की देन हुई और ये चले गए कहाँ की यात्रा पर, यूरोप की यात्रा पर। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि लगभग सारी यात्राएं जो हैं वो रहती हैं किसकी, राहुल संकृत्यायन की।
और लद्दाख की यात्रा के निर्देश में, और लेकिन यूरोप की यात्रा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। तो क्या हो गया, भारतीय शिक्षा प्राप्त की, शिक्षा और संस्कृत, भारतीय संस्कृत, गांधी जी की देन और यूरोप की यात्रा। अब आगे जयप्रकाश भारती। तो जयप्रकाश भारती कैसे याद रखेंगे, प्रकाश कहाँ से आता है, आकाश से। कहाँ से, आकाश से, अनंत आकाश से। सबसे पहले कहाँ आता है, हिमालय पर, तो हिमालय की पुकार। और फिर हिमालय पर बर्फ पड़ी रहती है, वो पिघलती है, तो क्या हो जाएगा, बर्फ की गुड़िया। और जब प्रकाश पड़ता है सब कहीं तो दुनिया दिखाई देती है कैसी, रंग बिरंगी। तो लोग कहते हैं चलो चांद पर चले, क्या नापने, अथाह सागर नापने। तो सबसे पहले आकाश से आता है प्रकाश, इसलिए अनंत आकाश, और हिमालय पर पड़ा तो हिमालय की पुकार। मैंने एक रचना पढ़ाई है हिमालय, जो कि महादेवी वर्मा की, हमने उसमें पढ़ा था। और फिर बर्फ़ पिघलती तो बर्फ़ की गुड़िया, बर्फ़ गिरती है तो बर्फ़ की गुड़िया, और दुनिया दिखती कैसी, रंग बिरंगी, तो दुनिया रंग बिरंगी। चलो कहाँ, चांद पर चले। और अथाह सागर एक पढ़ाए थे, चांद और टूटे हुए लोग, धर्मवीर भारती की थी वो। तो ये हो गई रचना किसकी, जयप्रकाश भारती की। फिर भगवती चरण वर्मा की रचना दोस्तों पढ़ेंगे। तो इसका एक सूत्र है, टेढ़े राह भूले, टेढ़े राह भूले, टेढ़े से टेढ़े मेढ़े रास्ते, राह से राह के पत्थर, और भूले से भूले बिसरे चित। एक है राह के पत्थर, एक पढ़ा था रांगेर राघव, जिनकी रचना थी पांचाली, हिल्लोल और राह के दीपक। तो ये है राह के पत्थर, तो राह के पत्थर। और भूले से दोस्तों भूले बिसरे चित्र, भूले बिसरे चित्र। और एक रचना चित्रलेखा, या भी भगवती चरण वर्मा की है। तो राह के पत्थर जो है वो भगवती चरण वर्मा की रचना है, राह के दीपक जो है वो रांगेर राघव की है। चित्रलेखा इनके, जबकि चित्ररेखा जो है मलिक मोहम्मद जायसी और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल, क्या है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। अब दोस्तों आए रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष जो बेनीपुरी है इनका है गेहूं और गुलाब, क्या है, गेहूं और गुलाब। तो गेहूं और गुलाब लेकर बेचने पहुंच गए कहाँ, पतितों के देश में। वहां देखा क्या, माटी की मूर्तें। तो गेहूं और गुलाब कागज पर नोट किया कि हमें बेचना है, यानी लिखा निबंध, और पहुंच गए कहाँ, पतितों के देश में। पतितों के देश में माटी की मूर्त जो थी, वो जो चित्र बने थे वो रेखा के रूप में दौड़ने लगे, तो हो गया रेखा चित्र। इनको दौड़ा लिया तो इन्होंने कहा आज से हम संन्यास लेते हैं कि हम कभी भी यहाँ गेहूं और गुलाब बेचने नहीं आएंगे। तो संन्यास से दोस्तों पतितों के देश में हो जाएगा क्या, उपन्यास। और फिर ये पैरों में पंख बांधकर बड़ी जोर से वहाँ से भाग लेते हैं, कहाँ, यात्रा पर, तो हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्या हो गया, गेहूं और गुलाब, पत्तों के देश में, माटी की मूर्त और पैरों में पंख बांधकर। अब दोस्तों हो गया अमृत राय। अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही, क्या है, कलम का सिपाही। इस तरह से ये हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। अब हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।